हम आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताने जा रहे हैं। वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? जैसे आपको इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। अर्थ है, अर्थ जहाँ से चीज़ों को अपनी ओर खींच लेती है, जितनी दूरी की चीज़ों को अपनी ओर खींच लेती है, वह उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जैसे कोई बेटा चार्ज पार्टिकल है, ये प्लस चार्ज है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेशित कण प्रतिकर्षण, इसके बीच में कैसा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण, या कोई अन्य आवेशित वस्तु आकर्षण बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। कोई वैद्युत आवेश अकेले हो या एक से ज्यादा आवेश हो, कोई वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की जब डिफिनीशन देंगे तो वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी आवेश हो या एक से ज्यादा भी आवेश हो सकते हैं, सिंगल आवेश हो या डबल आवेश हो या ट्रिपल आवेश हो, तो वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय मतलब एक से ज्यादा आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र की जब परिभाषा देंगे तो वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेशित कण, ये वाला कण, इससे प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, इससे क्या करेगा? आकर्षण बल का अनुभव करेगा। जहां तक ये वाले कण इन वाले कणों को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं, वो वाला भाग आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल यहां है, इस पर ये वाला चार्ज पार्टिकल किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगा पा रहा है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र यहां तक नहीं है। लेकिन ये वाला चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज पार्टिकल को रिपल कर रहा है, इसका मतलब कि ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके वैद्युत क्षेत्र में है। इसी प्रकार से इस वाले चार्ज पार्टिकल को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला चार्ज पार्टिकल इसके वैद्युत क्षेत्र में, इस वाले चार्ज पार्टिकल के वैद्युत क्षेत्र में ये वाला चार्ज पार्टिकल है। अब आप लोगों को हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। अब वैद्युत क्षेत्र के कारण आता है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, वैद्युत क्षेत्र के बारे में अभी हम आपको बता चुके हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोणीय वक्र हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं, जैसे बेटा ये आपका प्लस चार्ज पार्टिकल है, ये दूसरा माइनस है, तो वैद्युत बल रेखाएं कैसे चलेंगी? ऐसे, प्लस से माइनस की ओर, और किस प्रकार से? ऐसे। ये वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, ये वैद्युत क्षेत्र था, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक, ये काल्पनिक है, निष्कोणीय मतलब इनका कोई कोण नहीं है, वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी हो सकती है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक शब्द निष्कोणीय, जिनका कोई एंगल नहीं है, वक्र मीन्स कर्व, ये इमेजिनरी है, एंगल लेस है और ये कर्व के फॉर्म में चलती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ये पूरा क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोणीय वक्र हैं। निष्कोणीय, इनका कोई कोण नहीं है, वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोणीय वक्र हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती, बिना रुके हुए कंटिन्यूअस इनका प्रदर्शन करती है। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं।
वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो पहली प्रॉपर्टी आपको यहां से पता चल जाएगी कि वैद्युत बल रेखाएं जो चलती हैं धन आवेश से किधर की ओर चलती हैं, ऋण आवेश की ओर। वैद्युत बल रेखाएं कैसे चलती हैं, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ये पहली इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एक वैद्युत बल रेखा दूसरी वैद्युत बल रेखा को कभी नहीं काटेगी। मतलब ये वाली वैद्युत बल रेखा इस वाली वैद्युत बल रेखा को कभी इंटरसेप्ट नहीं करेगी, कट नहीं करेगी। क्यों कट नहीं करती, क्योंकि ये भी प्लस चार्ज लेके चलती है और ये भी प्लस चार्ज लेके चलती है। दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा, अर्थात ये दोनों बल रेखाएं दूसरे से दूर जाएंगी, ना कि पास आएंगी। काटने के लिए इनका पास में आना जरूरी है, और पास में आएंगी नहीं। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने बताया कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलती हैं, कहां की ओर, ऋण आवेश की ओर। दूसरी प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखा, एक वैद्युत बल रेखा दूसरी वैद्युत बल रेखा को कभी भी नहीं काटती है, क्योंकि इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ये भी पॉजिटिव चार्ज को लेकर चलती है और ये भी पॉजिटिव चार्ज को लेकर चलती है। दोनों पॉजिटिव चार्जों के बीच में कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण का, अर्थात ये दोनों वैद्युत बल रेखाएं दूसरे से दूर जाएंगी, दूसरे के पास नहीं आएंगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये वैद्युत बल रेखाएं समदूरस्थ होती हैं। इस वैद्युत बल रेखा की दूरी इस वैद्युत बल रेखा की दूरी के बराबर होगी। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है, ये लंबाई की दिशा में आगे की ओर बढ़ने का प्रयत्न करती हैं। तो कम से कम 4 प्रॉपर्टी इसकी ध्यान रखेंगे। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलती हैं ऋण आवेश की ओर। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती हैं, तो आप लोग बताएंगे क्योंकि ये स्वतंत्र व पृथक धन आवेश लेके चलती हैं। जब स्वतंत्र व पृथक धन आवेश लेके चलेंगी तो इन धन आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा, और काटने के लिए कैसा बल लगना चाहिए, आकर्षण का। समदूरस्थ का मतलब इस वैद्युत बल रेखा की दूरी यहां से इस वैद्युत बल रेखा की दूरी यहां से आपस में बराबर होती है। वैद्युत बल रेखाएं समदूरस्थ होती हैं। चौथा पॉइंट क्या है, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में आगे की ओर बढ़ने का प्रयत्न करती हैं। ये लंबाई की दिशा में आगे की ओर बढ़ने का प्रयत्न करती हैं। ये वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी है। तो इस टॉपिक में हमने बताया कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताएंगे। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोणीय वक्र हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का लगातार प्रदर्शन करती हैं। ये डिफिनेशन वैद्युत बल रेखा की है। अब प्रॉपर्टी वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी की यदि हम बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, तो बताएंगे कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलती हैं ऋण आवेश की ओर। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं समदूरस्थ होती हैं। चौथी प्रॉपर्टी बता देंगे कि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में आगे की ओर बढ़ने का प्रयत्न करती हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसकी डिफिनेशन यहां से आएगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। कैपिटल ई इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू नॉट। F बाई क्यू नॉट। इससे पिछली वाली क्लास में जैसे यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, इससे पिछली वाली क्लास में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आप लोग पढ़े होंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। वहां पर बताया गया था गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता I इक्वल टू बताया गया था F बाई M। ये 11th में आपको बताया गया था इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को I से डिनोट किए थे। I इक्वल टू होता है F बाई M। वहां पर फोर्स लग रहा था मास पर। यहां पर इंटेंसिटी ऑफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात जब हम करेंगे तो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किस पर लगेगा, चार्ज पर लगेगा। अब देखिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर एरो का साइन लगा देंगे। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहां पर कोई भी एरो का साइन नहीं रहेगा। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को यदि आप स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो जो क्वांटिटी प्राप्त होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी आपको मिलती है। तो डिफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात जब हम करेंगे तो आप इसको ऐसे समझिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देंगे तो वो आपको मालूम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा बता चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी परीक्षण आवेश पर Q नॉट को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से व्यक्त करते हैं, E बराबर होता है F बाई Q नॉट। F यहां पर बल है, फोर्स है, और Q नॉट चार्ज है। तो इसको आप बता देंगे, ये आपका कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स और उस चार्ज पार्टिकल या टेस्टिंग चार्ज दोनों का जो रेशियो होगा वह रेशियो आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। F इज द फोर्स, Q इज द चार्ज। तो अब यदि हम बात करें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट की बात करें, ये इसकी यूनिट पता करना चाहें तो आपको मालूम है फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और इसकी यूनिट क्या होती? कूलम। तो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट आ जाएगी। यदि हम इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की यदि हम बात करते हैं तो ये फोर्स डायमेंशन, ये फोर्स की डायमेंशन F बाई Q नॉट है ना, F बाई Q नॉट। तो फोर्स की आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशनल फार्मूला जो फोर्स का होता है mLT पावर -2 होता है, और चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो बता चुके हैं, AT होता है। अब ये T ऊपर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा? mLT की पावर -3, और A ऊपर जाएगा तो A की पावर -1। ये डायमेंशनल फार्मूला किसका आ गया? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। जब डायमेंशनल फार्मूला आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसकी यूनिट हमने बताई न्यूटन पर कूलम होती है। ये SI सिस्टम में है, ये यूनिट किस सिस्टम में है? SI सिस्टम में। इसी प्रकार से यदि हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताना चाहें MKSA सिस्टम में, तो देखिए ये मास है, ये लेंथ है, मास है, ये मास की जगह पर हम केजी का उपयोग कर सकते हैं। ये लेंथ है, लेंथ की जगह पर मीटर का प्रयोग कर सकते हैं। ये टाइम है, टाइम की जगह पर सेकेंड का उपयोग कर देंगे, इसकी पावर -3 हो जाएगी, और ये एम्पियर की पावर -1। किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -3, एम्पियर पावर -1। ये जो यूनिट आई है, ये यूनिट किसकी है? तो पता चल रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन किस सिस्टम में है? MKSA सिस्टम में, MKSA सिस्टम में। तो इतना ये समझ में आ गया, जरूर समझे तो इसका स्क्रीन कैप्चर कर लें आप लोग। अब देखिए थोड़ा सा और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे यहां से। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो F इक्वल टू आ जाएगा E इंटू Q नॉट। F इक्वल टू क्या आ जाएगा? E इंटू Q नॉट। F इक्वल टू E इंटू Q नॉट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर इस चैप्टर में जितना भी हम पढ़ेंगे वो सब वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे हमने F फोर्स पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कैसी क्वांटिटी मिलती है? वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। इसी प्रकार से आप ऐसे भी यहां समझ सकते हो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से जब डिवाइड किया जाता है तो ये वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। यहां पर जो एनालिसिस करते हैं वो हम डायरेक्शनल पर डिपेंड करती है, हमारी एनालिसिस डायरेक्शनल होती है। के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे कोई बिंदु आवेश है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी जनरेट होगी, ये हमें पता करना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी। देखिए जरा इसको कैसे बताएंगे। माना +Q कूलम का आवेश
माना प्लस क्यू कूलम का आवेश एक ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। देखो ध्यान से, माना प्लस क्यू कूलम का आवेश एक ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी वो जरा समझो। माना प्लस क्यू कूलम का चार्ज एक ऐसे पॉइंट O पर स्थित है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। बिंदु O से पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो जब पॉइंट P पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी वहां पर हम मान लेंगे कि प्लस क्यू नॉट का टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। वहां पर मान लेंगे प्लस क्यू जीरो का परीक्षण आवेश रखा है। जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी वहां पर प्लस क्यू नॉट का परीक्षण आवेश मान लेंगे। तो अब देखिए, ये प्लस और ये परीक्षण आवेश प्लस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल करेंगे? तो पता चलता है ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, अर्थात इसमें जो फोर्स लगेगा वो बाहर की ओर फोर्स लगेगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि E इक्वल टू होता है F बाई क्यू नॉट। जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होती है, क्योंकि क्यू नॉट इज अ स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो E इक्वल टू होता है F बाई क्यू। E इक्वल टू F बाई क्यू, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। तो देख रहे हैं ये प्लस और ये प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। जब बेटा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, तो रिपल्सन फोर्स इस ओर लगेगा, ये फोर्स। अब देखिए ये फोर्स कितना होगा। प्लस क्यू कूलम का आवेश एक ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें ज्ञात करनी है। यहां पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है। तो जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है वहां पर मान लेते हैं, माना प्लस क्यू जीरो कूलम का परीक्षण आवेश यहां पर स्थित है। जब ये प्लस क्यू जीरो कूलम का परीक्षण आवेश स्थित होगा, टेस्ट चार्ज पार्टिकल यहां पर होगा, तो ये प्लस क्यू नॉट और ये प्लस क्यू एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। इनकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, ये रिपल होने की डायरेक्शन। अब देखिए बेटा, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू नॉट दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? तो लगने वाला फोर्स के बारे में बताए थे आपको, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये हमने बताया था आपको पहले। तो यहां पर F इक्वल टू वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K, Q1 की जगह पर कैपिटल Q रख देंगे और Q2 की जगह पर ये Q नॉट रख देंगे। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R स्क्वायर। तो पता चल गया फोर्स कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट बाई R स्क्वायर। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया सबको। हमने कुछ नहीं किया, आपको फोर्स का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 की जगह पर ये Q रख दिए, Q2 की जगह पर ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q नॉट रख दिए, ये पुट कर दिए। डिस्टेंस इनके बीच का कितना है? R। अब देखिए Q नॉट इधर मल्टीप्लाई में है, Q नॉट को बेटा इधर डिवाइड में ले आओ, तो क्या हो जाएगा? ये फोर्स बाई Q नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q बाई R स्क्वायर। अब देखिए अभी हमने बताया था कि F बाई Q नॉट इक्वल टू क्या होता है? F बाई Q नॉट इक्वल टू क्या होता है? E, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस जगह यहां पर हम इसकी जगह पर यहां पर हम क्या रख सकते हैं? कैपिटल E। कैपिटल E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाई R स्क्वायर। ये आपका ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहां पर कैसी क्वांटिटी मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी।
तो E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई आर स्क्वायर। ये जो फार्मूला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज ये हो गया, पॉइंट चार्ज ये हो गया और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। इससे ये पता चलता है ये वाला पोर्शन आपका पूरा कांस्टेंट है। वैक्यूम के लिए, वैक्यूम की बात करें या एयर की बात करें तो इसके की जगह पर क्या पुट कर देंगे 1। वैक्यूम या एयर के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर ये आ जाएगा। ये देख, इससे पहले बता चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को हटाते हैं तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बाई आर स्क्वायर। इससे ये पता चलता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉइंट चार्ज। अब देखिए ये डिस्टेंस है तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ये रिलेशन आता है बस।